सभी को जय भीम। माइक अनम्यूट कर लीजिए। पटेल साहब अपने माइक को अनम्यूट करिए और आज के अध्यक्षीय दिशा निर्देश और कार्य करने की अनुमति रखें। माननीय पटेल जी, माइक को अनम्यूट करें। पटेल जी, जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। पटेल जी अपनी बात हो गया जी। पटेल साहब आपसे अनुरोध है कि आज के दिशा निर्देश जारी करें और कार्य करने की अनुमति दें। पटेल साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो। आज का प्रांतीय वेबिनार गुजरात की शुरुआत हमने हमारे साथियों से सलाह मशविरा करके और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और कई साथी अभी जुड़े नहीं है ऐसा लगता है, तो मैं जो भी अभी गुजरात के साथी जुड़े हैं उसमें जयमीन प्रियदर्शी साहब जुड़े हैं, जिनका नाम प्रथम है भक्तागण में। तो ये कार्यक्रम का संचालन चालू किया जाए और जयमीन प्रियदर्शी जी को बोलने का अवसर दिया जाए। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय पटेल साहब। जयमीन प्रियदर्शी साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना जयमीन उद्बोधन प्रियदर्शी। जयमीन प्रियदर्शी साहब अपने माइक को अनम्यूट करें। कर दिया सर। जी आवाज आती है? जी आती आई है, आती है आवाज? आवाज आई बराबर? हाँ बराबर आती है। हाँ, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। नमो बुद्धाय जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गुजरात प्रांत की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर विचार विमर्श के लिए रखे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय बीएम पटेल जी, वक्तागण, कार्यक्रम से जुड़े सभी उपासक उपासिकागण को मेरा वंदन। आज के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज के नामी अनामी सभी महापुरुषों वीरांगनाओं को नमन करते हुए मैं आज की बात रखने वाला हूँ। 13 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब की जन्म जयंती है। 2 साल से हम ये बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, एक कोरोना पेंडेमिक की वजह से। ये साल भी ऐसा हुआ है। गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में तो परिस्थिति कोविड की बिल्कुल असहनीय हुई है। इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में भी करने का हम सोच रहे हैं, मगर वो कितना सक्सेसफुल होता हो हमें देखना होगा, ताकि इकट्ठा होने में भी दिक्कत हो रही है, लोग निकलते नहीं हैं। अगली बात मैं रखूंगा कि जयंती मनाने का अर्थ है महापुरुषों द्वारा किए गए उनके कार्य को याद करना और उनके अधूरे कार्य पूर्ण करने का प्रयास करना, संकल्प लेकर इस दिशा में तन मन धन से सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाती है, इकलौते भारत में नहीं, पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाती है। आज 19 की सदी के महान विचारक, समाज सेवक, लेखक, क्रांतिकारी संघर्ष करने वाले सत्य शोधक समाज के स्थापक, नारी उद्धारक महात्मा ज्योतिराव फुले को मेरी नमन पूर्वक वंदन। भारत के प्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले को कोटि कोटि वंदन। 2 साल पहले मैंने महात्मा ज्योतिराव फुले पर एक छोटी सी किताब
गुजराती में लिखी। उनकी 1000 प्रत विनामूल्य अनुसूचित जाति नवसृजन ट्रस्ट ने छपवा कर हमारे लोगों में बांटी। उनको साधुवाद। ऐसी पुस्तकें से ज्योतिबा का जीवन कार्य है, ये गुजराती में होते हुए पूरे गुजरात में पुस्तकें गई और लोगों को ज्योतिबा के बारे में जानने को मिला। ज्योतिबा फुले का जीवन कुछ नहीं बल्कि एक अविरत संघर्ष की कहानी है। गरीबों, किसानों, अस्पृश्यों के मिलिटेंट एडवोकेट थे। ये चैंपियन ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन थे। उन्होंने देखा कि पुरातन काल से दो वर्ग का ही शोषण होता है, एक नारी वर्ग और दलित वर्ग। ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। माता सावित्रीबाई को भी पढ़ाया और शिक्षा लेने के मामले में उनसे घर से बेघर भी होना पड़ा, फिर भी उन्होंने यह रास्ता चुना ही और अपने लोगों को पढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, बिना गति बिना शूद्र इतना अनर्थ हुआ। ज्योतिबा फुले बहुजन समाज के मानसिक गुलामी से मुक्त कराने की बात करते थे। मुझे एक अंग्रेजी कुरान युक्ति की बात आती है कि उन्होंने मानसिक गुलामी से मुक्त कराने की बात की है। तो मेंटल स्लेव इज अ मेंटल डेथ एंड एन इंडिविजुअल हु हैज गिवन अप हिज इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इज नथिंग बट अ लिविंग कॉफिन ऑफ हिज डेड साउल। ज्योतिबा कहते थे कि मंदिर का अर्थ होता है मानसिक गुलामी का रास्ता, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। मंदिर की घंटी बजती है तो हमें वो धर्म, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर बढ़ने की देते हैं। जहां स्कूल की घंटी बजती है तो हम तर्कपूर्ण ज्ञान, विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आपको कहां जाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों पर बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करके कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले इज द ग्रेटेस्ट शूद्र ऑफ द मॉडर्न इंडिया हु मेड लोअर क्लास of Hindus conscious that slavery to higher classes, who preached the gospel that for Indian social democracy was more vital than independence from foreign rule. महात्मा ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के सबसे महान शूद्र थे। उन्होंने बिछड़ी जाति के हिंदुओं को अगड़ी जाति के हिंदू का गुलाम होने का प्रति जागरूक कराया। जिन्होंने यह शिक्षा दी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत से स्वतंत्र का तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और आज की परिस्थिति में हम देखें तो लोकतंत्र कहां पर जा रहा है, हम देख सकते हैं। महान तत्वचिंतक अब्राहम लिंकन महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रेरणादाता थे, जिन्होंने 1863 में अमेरिका में गुलामी प्रथा को नाबूद कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनकी पुस्तक गुलामगिरी जो 1873 में लिखी गई, इसमें महान ग्रीक कवि होमर के एक वाक्य से की है, ए मैन लॉसेस हाफ हिज वर्च्यू द डे दैट ही बिकम्स द स्लेव। उन्होंने ये पुस्तक में ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी पर प्रकाश डाला है। महात्मा ज्योतिबा फुले के अपने दूसरे ग्रंथ शित्तक्या आसुर द व्हिप कोड ऑफ द कल्टीवेटर्स जो 1881 में प्रकाशित हुई, इसमें ब्राह्मणों तथा ब्रिटिशर्स द्वारा शूद्रों के शोषण पर टीका की है तथा ब्रिटिशर्स द्वारा शूद्र के शोषण पर भी टीका की है। प्रथम प्रकरण में उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने जन्म से मृत्यु फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव तक धर्म के नाम पर दलितों का शोषण ही किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले का महात्मा इस दो बात से स्पष्ट हो जाता है। इस समय के समाज को धर्मयुग एज ऑफ रिलीजन से निकालकर तर्क युग द एज ऑफ रीजन में तब्दील कर दिया। धार्मिक अंधश्रद्धा के पारंपरिक मध्य युग से बुद्धिवाद के आधुनिक युग में वो लेकर के आए। कार्ल मार्क्स जिनके सिद्धांतों से विश्व भर में उथल पाथल मच गई, वो यूरोप के महान क्रांतिकार कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में ग्रीस में हुआ।
और उसका देहासन 1893 में हुआ। वो ज्योतिबा के समकालीन थे, वो पैरेलल एक समकालीन थे दोनों महात्मा। दोनों का उद्देश्य एकमात्र था, शोषितों, पीड़ितों और शोषण को मुक्त कराना, अज्ञान और अज्ञान के लिए हमेशा दफन कर देना। दोनों महापुरुषों के कार्य में थोड़ा अंतर था। जिस समय यूरोप में यंत्र युग का आगमन हो चुका था, तब महाराष्ट्र में मंत्र युग में जी रहा था। वहाँ यंत्र युग था, यहाँ मंत्र युग में लोग जी रहे थे। जब कार्ल मार्क्स ज्ञान की पहाड़ी पर खड़े होकर मजदूर वर्ग को सत्ताधारी बनाने के लिए ललकार रहे थे, तब ज्योतिबा फुले अज्ञान और अंधकार की अति प्राचीन घाटी में शूद्र, अतिशूद्र और नारी वर्ग को ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रथम किरण दिखाई देते नजर आते हैं। आप इतिहास पढ़िए। इसीलिए कार्ल मार्क्स तो महात्मा थे, तो ज्योतिबा फुले महात्मा के भी महात्मा थे। विश्व के इतिहास में वर्ष 1848 सही अर्थ में महान क्रांतिकारी वर्ष रहा है। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद संबंधी ऐतिहासिक ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस वर्ष में प्रकाशित हुआ। इस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेल्शन चर्च में नारी उद्धार का आंदोलन शुरू हुआ। ज्योतिबा फुले वो द फिलोसोफर, ए सोशल रिफॉर्मर, ए एजुकेशनलिस्ट, सोशल रिवॉल्यूशनरी, ए ह्यूमनिस्ट एंड फेमिनिस्ट। वो इकोनॉमिक थियरिस्ट नहीं थे, बल्कि उनका गहन विषय था एक्सप्लॉइटेड क्लासेस, शोषित और पीड़ित वर्ग का उत्थान करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने अपना पूरा जीवन अछूतोद्धार, नारी शिक्षा को समर्पित कर दिया। ज्योतिबा की बात करके हम माता सावित्रीबाई को भूल नहीं सकते। उन्होंने अपनी एक कविता जागो पढ़ो लिखो में जो लिखा है, आज उतना भी प्रासंगिक है। उन्होंने माता सावित्रीबाई ने लिखा है, उठो अतिशूद्र भाइयों जागो, पारंपरिक गुलामी को तोड़ने तैयार हो जाओ, भाइयों पढ़ लिखने के लिए तैयार हो जाओ। ये हम लोग जो पढ़ लिखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का इतिहास और बाबा साहब का सपना, काशीराम साहब का सपना, माता ज्योतिबा फुले का सपना जो है, हम साकार कर सकते हैं। महात्मा फुले ने कहा कि कोई भी ग्रंथ ईश्वर रचित नहीं है, ईश्वर साकार रूप में अवतार नहीं लेता। पूर्व जन्म की धारणा, कर्मकांड, जप तप अज्ञान मूलक है। उनका लक्ष्य धार्मिक गुलामी से मुक्ति, शिक्षा का प्रसार प्रचार, महिला का शिक्षण और अछूतोद्धार था। ऐसे फुले दंपति को ये जन्म जयंती पर मेरा सत सत वंदन। अब मैं महामानव विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में थोड़ी बात रखूंगा कि मेरे पीछे जो लोग वक्ता हैं वो भी इसमें प्रकाश डालेंगे। तो जब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की हम बात करते हैं, तो बाबा साहेब के 3 गुरु थे, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और संत सम्राट कबीर साहब। बाबा साहब को समझना है तो भगवान बुद्ध को समझना पड़ेगा, बाबा साहब को समझना है तो महात्मा ज्योतिबा फुले को समझना पड़ेगा, महात्मा कबीर को भी समझना पड़ेगा। ये तीनों का जो समन्वय है, तीनों का जो संगम है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। बुद्ध का इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात बाबा साहेब ने संविधान में रखी है। ज्योतिबा फुले की शिक्षण की बात, अछूतोद्धार की बाबा साहब ने संविधान में रखी है। और कबीर साहब की बात, जो अंधश्रद्धा और निरर्थक कर्मकांड के खिलाफ जो आवाज उठाई, वो धार्मिक ग्रंथों को निरस्त करके वो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाई है। तीनों को समझना पड़ेगा, तो ही बाबा साहब को हम समझेंगे। बाबा साहब का कारवा की बात हम करते हैं, सब लोग बाबा साहब का कारवा कर रहे हैं, मगर कारवा क्या है? बाबा साहब ने कहा था कि यह कारवा आज जिस जगह पर है, मैं इससे बड़ी मुसीबतों के साथ अपने विरोधियों को सामना करके लाया हूं।
तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवा सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी रुकावट क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो यहीं छोड़ दे, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दे। यह मेरा अंतिम संदेश है, बाबा साहब का अंतिम संदेश है। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष कर के हमें जो अधिकार दिलवाए, इसमें लोकतांत्रिक अधिकार दिलवाया, संवैधानिक अधिकार दिलवाया, पावर टू वोट दिलवाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ करवाया, मानव की तरह जीने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने दिया, वो कारवा यहाँ तक लाए। दूसरा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एमएलए एमपी बनने का अधिकार दिया हमको। शासक, देश के शासक, वोट के माध्यम से शासक और हुक्राम बनने का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया। यहाँ तक जो कारवा बाबा साहब लेके आए, आगे बढ़ाने का काम उनके अनुयायियों, हमारा काम है उनको आगे बढ़ाने का। या आगे बढ़ाने का जो कारवा बाकी है, वो कारवा क्या चीज बाकी रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। देयर शुड बी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। आज देखो 1% शेड्यूल कास्ट का और दलित लोग जुडिशरी में नहीं है। हम कब ला सकते हैं? हम ये देश के हुक्मरान बने, हम शासक बने। दूसरा, हायर एजुकेशन की बात है। हायर एजुकेशन हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। हमारे को उद्योगपति नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास लैंड नहीं है, जमीनें नहीं है। और एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया, मीडिया में हमारा कोई आदमी नहीं है। ये 5 चीजें जो मैंने बताई, वो बाबा साहब के कार्य के अंदर करनी जरूरी है। जो बाबा साहब न कर सके, उनके जीवन कार्य में उन्होंने जो किया, ये 5 चीजें बाकी रखी है, वो हमें पूरा करना है। 85% लोग एक मत पर आ जाए, देश का शासक बने, तब यह कारवा आगे बढ़ सकता है। जहां बहुजनों की सरकार है, उनका अधिकार हो, इसे हमें एक होना पड़ेगा। आज हमारी असंख्य संस्था इस काम में जुड़ गई है। एक दिन हम बाबा साहब के सपने पूरे करने में सक्षम हो जाएंगे। हम सबको साथ मिलकर तन मन धन से सहकार देना होगा। बाबा साहब ने 1956 में आगरा में एक भाषण में कहा था कि मुझे पढ़े लोगों ने धोखा दिया है। मैं सोचता था कि शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर ये लोग नौकरियां में जाएंगे, गिरे हुए हमारे अपने भाइयों के ऊपर उनको ऊपर उठाने में मदद करेंगे, लेकिन ये लोग अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। बाबा साहब ने तत्कालीन वाइसरॉय लिन लिथगो को मिलकर 100 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। एक बीसी उके को छोड़कर 15 लोग कुछ नहीं कर पाए और ये हिंदू संस्कृति उनको बचाने में लग गए और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने में लग गए। दूसरी एक बात बताना चाहता हूं कि आम्बेडकरवाद क्या है। सब लोग आम्बेडकरवाद की बात करते हैं, मगर आम्बेडकरवाद वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव के उत्थान के लिए किए जा रहे आंदोलन का प्रयास का नाम है। किसी जाति, धर्म, रंग भेद को न मानते हुए मानव को मानव से जोड़ने का नाम आम्बेडकरवाद है। डॉक्टर आम्बेडकर उपली जाति दलितों के लिए नहीं, बल्कि समग्र भारत के मसीहा है। ब्राह्मणवाद का विनाश करने वाली क्रांतिकारी विचारधारा आम्बेडकरवाद है। संपूर्ण मानव का निर्माण समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के आधार पर करने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाना ही आम्बेडकरवाद है। आम्बेडकरवाद ये लोकतंत्र विरुद्ध ब्राह्मण राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है। ये संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। स्वतंत्रता और गुलामी की जंजीर तोड़ने की लड़ाई है। ये आम्बेडकरवादी और मनुवादियों की लड़ाई है। ये गांधी विचारधारा और आम्बेडकर विचारधारा की लड़ाई है। सत्य असत्य की लड़ाई है। न्याय अन्याय की लड़ाई है। प्राकृतिक आधार और काल्पनिक दुष्प्रचार की लड़ाई है। लड़ाई करनी पड़ेगी। गुजराती में एक जो मैं छोटी बात बताना चाहता हूं सर। गगन गाजी उठे छे वादळो गड़गड़े त्यारे, गगन गाजी उठे छे वादळो गड़गड़े छे त्यारे, धरा पण रूप बदले छे जहां आधी चढ़े छे त्यारे। विषम आधी चढ़े छे मानवीनी जिंदगीमां, विषम आधी चढ़े छे मानवीनी जिंदगीमां, विजय पामे लड़े त्यारे, विलय पामे डरे त्यारे।
हमें विजय प्राप्त करना है तो हमें लड़ना होगा, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें एक साथ होकर ये लड़ाई तो लड़नी है। बाबा साहब ने कहा था कि इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है, अंत में मर जाता है। जीता इसीलिए कि कमा सके, कमाता इसीलिए कि खा सके, खाता इसीलिए कि जिंदा रह सके, फिर भी मर जाता है। तो अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म, मेहनत बच जाएगी। मरना तो सबके लिए एक दिन है ही। समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामों की जंजीर से जकड़े अपने समाज को आज़ाद कराओ। अपना और बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नज़र में इंसान वही है जो समाज की चिंता करे और समाज के लिए कार्य करे। बाबा का सपना में भारत बौद्धमय करें पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। हमें बौद्ध अंगीकार करना चाहिए, बौद्ध धर्म अंगीकार करना है, दूसरों को समझाना है। कार्ल मार्क्स की बात आगे मैंने बताई। कार्ल मार्क्स का जब देहावसान हुआ तो इनकी स्मशान यात्रा में 18 लोग थे, 18 पर्सन्स ओनली। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो 10 से 11 लाख लोग मुंबई में थे। आज हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की बात, साम्यवाद, कम्युनिज्म सारे विश्व में फैल गया, 18 लोगों ने फैला दिया। और आज 11 लाख लोग बाबा साहब की स्मशान यात्रा में थे। फिर हम क्या कर पाए वो आज दिखाई देता है। अंत में एक छोटी सी बात करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, और परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। ये बात, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, अब परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। मैं एक छोटी तोते की बात करूंगा। एक घर था, वहां एक पिंजरा लगा हुआ था, पिंजरे में एक तोता था। तोता कॉन्स्टेंटली बोल रहा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो एक हमारे जैसे एक आदमी इनके घर पर गया, इसने सुना कि तोता पिंजरे में बैठा है और स्वतंत्रता स्वतंत्रता के रट लगाए बैठा है। घर के मालिक को बोला कि भाई तोते को पिंजरे से मुक्त कर दो, इसको स्वतंत्र कर दो। मालिक ने पिंजरा खोल दिया, तोता बाहर नहीं निकला। जबरन तोते को बाहर निकाला तो जाकर के पेड़ पर, बाजू के पेड़ पर, वृक्ष पर बैठ गया और चिल्लाया स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। थोड़ी देर बाद वापस आकर पिंजरे में बैठ गया। एक कहानी के पीछे कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमारे लोग स्वतंत्र का और धर्म परिवर्तन की सिर्फ बातें करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर तो मानते हैं, हम ऐसी बात करते हैं, मगर एक तोतों की तरह पिंजरे से इसको बाहर निकलना नहीं है। उनको वहीं में पड़ा है। बस ये हिंदू धर्म जो है सालों से इनके अंदर ही पड़ा है। विश्व के मोर देन 50 कंट्रीज में जो बुद्धिज्म है, बुद्ध में मानने वाला जापान है, चाइना है, कितने कंट्रीज है, सिलोन है, भूटान है। मैंने देखा 74% बुद्धिस्ट लोग हैं और वहाँ का क्राइम रेट 0 है। मैंने खुद देखा, मैं 10 दिन रहा वहाँ। इसीलिए बाबा के बताए धम्म में मुट्ठी भर लोग आते हैं और जो लोग आते हैं वो लोग बाबा के सपनों को साकार करने में सहभागी हो जाते हैं। नहीं अगर आते बाबा यहीं पर, नहीं आते अगर बाबा यहीं पर तो अंधेरे में ऐसा उजाला ना होता। नहीं आते अगर बाबा यहीं पर तो अंधारे में उजाला ना होता। दलितों पर जुल्म सितम डालने वाले मक्कारों के मुंह काला ना होता। ठुकराती दुनिया हमें नीच कहकर, ठुकराती दुनिया हमें नीच कहकर, यूं ही ठोकरे खाते फिरते हम दर दर। न आते बाबा अगर बन के रहबर, किसने ये खाड़ी से हमें निकाला ना होता। और एक बात बताऊं, उजड़े हुए घरों की दुनिया बसाकर वो चले गए, उजड़े हुए घरों की दुनिया बसाकर वो चले गए। कितने दर्द दिए जालिमों ने फिर मुस्कुराते बाबा चले गए। कितने खुदगर्ज और गद्दार है हम, वो लोग जो बाबा का मिशन भूलकर अंधविश्वास में चले गए। वो बाबा की बात सुनने को तैयार नहीं है, बाबा का धर्म अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अंत में मैं एक बात रखूंगा, अगर कोई पूछे कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कौन थे, तो उसे पलटवार
जवाब देना कि डॉक्टर आम्बेडकर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने खून की एक बूंद न बहाते हुए भारत का 5,000 साल का इतिहास केवल 50 सालों में बदल दिया। ऐसे मेरे बाबा को लाख लाख वंदन। नादुरुस्त तबियत है सर, तो थोड़ा कुछ बोलने में वो हुआ तो मुझे दरगुजर करना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जयमनी साहब। सभी वक्ता साथियों से मेरा अनुरोध है कि समय के अनुसार अपनी बात को रखेंगे। सभी साथी अगर 25-30 मिनट बोलते रहे तो हमें 5-6 घंटा इस वेबिनार को चलाना पड़ेगा, क्योंकि वक्ता साथी बहुत ज्यादा है। द्वितीय वक्ता के रूप में तुलसीदास सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूं, वह अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। माइक को अनम्यूट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज के वीडियो भी ऑन करें सर। वीडियो सब मेरे ख्याल से थोड़ा दिखता है मेरा वीडियो? नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा कैमरा में कुछ गलती है, गड़बड़ है, तो जी बात क्षमा करना पड़ेगा। मैं कोशिश कब से कर रहा था वीडियो के लिए, बट नहीं, कैमरा चालू नहीं होता है जी। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को डिसेबल से एबल कर लीजिए। होस्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। शेयर करने की अनुमति आपको दे दी गई है, शेयर कर। ओके सर। मेरा वीडियो दिखता है? अभी नहीं दिख रहा, स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई। हाँ बिल्कुल दिखिए अब। जी बात रखिए सर अपनी। माइक की अनम्यूट करें सर और अपनी बात रखें। माइक को अनम्यूट करें सर। जी आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अभी सुनाई पड़ता है? जी अभी सुनाई पड़ता है ना? हाँ पड़ता है, बड़े बराबर पड़ता है। ठीक है जी। तो आज मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो बड़ौदा कनेक्शन के बारे में थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ। जी प्रेजेंटेशन लंबा है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इतना जल्दी से हम उसको खत्म करें। जी जी रखिए, आप पूरा रखिए। तो बाबा साहब के बारे में बहुत सारा कुछ वेबिनार के माध्यम से, बहुत सारे किताब में, बहुत सारे लोगों ने, महानुभाव ने काफी कुछ कहा है, मगर
हम देखते हैं बहुत सारे वेबिनार भी मैंने अटेंड किया है कि आखिर में बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों चलाई थी, बाबा साहब ने चौधर तालाब का एजिटेशन क्यों किया था, अलाराम मंदिर का एजिटेशन क्यों किया था, इसके पीछे का जो हिस्ट्री है हमको थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। तो बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में पढ़ाई करके जब महाराजा सयाजीराव के एग्रीमेंट के अनुसंधान में जब बड़ौदा आए और बड़ौदा में जो नौकरी ज्वाइन की और जो ऑफिस में अमानवीय व्यवहार हुआ, उससे बाबा साहब का जो ज्वालामुखी जो शांत था, ज्वालामुखी तो था मगर जो ज्वालामुखी जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा था उसको जगा दिया और एक्सप्लोड कर दिया। इसके बाद की जो हिस्ट्री है हम सबको पता है, मगर इसमें थोड़ा कुछ मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ। अभी बाबा साहब जो बड़ौदा आए इसके पहले की जो बातचीत है मैं शॉर्ट में बताएगा कि बाबा साहब की जो स्कूल की पढ़ाई का जो टाइम था और इसमें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जातिगत जो भेदभाव की घटना घटी थी, सतारा से मसूर गोरेगांव की जो जर्नी के टाइम पर जो घटना घटी थी, मुंबई की एल्फिंस्टन स्कूल और कॉलेज में बाबा साहब के साथ में जो व्यवहार हुआ था, ये सब सारा चीज बाबा साहब के दिल दिमाग में काफी चोट लगी थी और ये ज्वालामुखी के स्वरूप में जाके सुसुप्त अवस्था में बैठे थे। अभी कलुस्कर दादा ने जो हेल्प की, महाराजा के साथ में परिचित करवाया और स्कॉलरशिप दी और पढ़ाई की। पढ़ाई करके बाबा साहब बड़ौदा नौकरी करने के लिए आते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, पीएचडी किया, काफी बड़े बड़े विश्व विभूति, विश्व महान प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से उसका जो ज्ञान बढ़ा और काफी अच्छे अच्छे थीसिस और पीएचडी किया। अभी देखते हैं कि बाबा साहब जब बड़ौदा आए, बाबा साहब को बहुत क्लास 1 पोजीशन की नौकरी मिली थी, एक फॉरेन सेक्रेटरी के हैसियत से थे। महाराजा ने ऑर्डर भी किया था कि उसको उपयुक्त उसको सम्मान मिलना चाहिए, मगर बाबा साहब को रिसीव करने के लिए बड़ौदा में स्टेशन पर कोई आया नहीं। अभी बाबा साहब जब नौकरी बड़ौदा में एंटर होते हैं, शाम का टाइम हो जाता है, किधर जाना समझ में नहीं आता है, तो बाबा साहब एक जो उस टाइम तो टांगा या बैलगाड़ी जैसा था, दूसरा व्हीकल तो नहीं था, तो रात गुजरने के लिए एक पारसी धर्मशाला में रहने के लिए सोचते हैं। तो टांगा वाला जो है उसको पारसी धर्मशाला में ले जाता है और उधर बाबा साहब हिंदू पारसी धर्मशाला में हिंदू को तो एंट्री नहीं मिलती थी, दूसरे कोई धर्म को एंट्री नहीं मिलती थी, तो बाबा साहब एडल जी सोराब जी नाम रखकर उधर 2 रुपए के किराए पे रहते हैं। मगर बाद में पारसी लोगों को भी पता चल जाता है कि ये हिंदू है मगर अछूत है, तो उसका जो बाबा साहब का रहस्य उधर खुल जाता है। तो धर्मशाला में रहने का दूसरे दिन जब मैं ये बाबा साहब का शब्द है, धर्मशाला में रहने का दूसरे दिन जब मैं सुबह का चाय नाश्ता पूरा करके ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय करीब 15 से 20 पारसी लोग हथियार लेकर मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा तुम कौन हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मगर मेरे जवाब से वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, मुझे बहुत गंदे अपशब्द कहे और तुरंत धर्मशाला खाली करने को कहा। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी समझ और ज्ञान ने हिम्मत और शक्ति का सामना करने का सोचा और 8 घंटे का समय देने को कहा। मेरा पूरे दिन मकान की तलाश में भटकता रहा, मगर मुझे कोई मकान नसीब नहीं हुआ। 1-2 मित्रों से भी बात की, मगर वो भी मेरी मदद करने में असमर्थ रहे। अभी इधर देखते हैं कि बाबा साहब ने अपने काफी दोस्त उधर रहने के लिए काफी कोशिश भी किया, मगर रहने के लिए कुछ ठिकाना नहीं मिला। ऑफिस में भी काफी जातिगत भेदभाव का सामना करना, कोई पानी पीने को पानी नहीं देते थे, ऑफिस की फाइल भी छोटी फेंकते थे। तो ये बहुत सारी चीजों का जब बाबा साहब ने जो खुद की जो किताब उसका जो देखते हैं, उसका लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और देखते हैं कि कितनी वेदना बाबा साहब ने बड़ौदा में झेली थी। मगर ये जो घटना घटी, तो बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मैं शरीर और मन से टूट गया था, थक गया। ये बड़ौदा की घटना के बारे में बताते हैं। आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसी हालत में मैं हताश और मानसिक तौर से टूट चुका था। एक जगह पे मैं सयाजी बाग जो है बड़ौदा में अभी, जिसको कमाटी बाग भी बोलते हैं, आज उसको संकल्प भूमि
माना जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने इसी भूमि पर संकल्प लिया था, ये अछूतों और पीड़ितों की गुलामी को दूर करने का चैलेंज लिया था, और संविधान का अंकुरण इसी भूमि से हुआ था। तो इसको हम संकल्प भूमि कहते हैं। ये सयाजी बाग का वट वृक्ष आज भी है। तो मेरी आंखों में अविरत आंसू की धारा बहने लगी, मैं खूब रोया। ये बाबा साहब का शब्द है। मकान मिलने की कोई आशा न रहने पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आखिर मैंने बड़ौदा छोड़ने का निर्णय किया। मैं इस्तीफा देकर रात्रि की ट्रेन से मुंबई जाने निकल गया। अभी जो फोटोग्राफ देखते हैं, बड़ौदा जंक्शन है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। आज की तारीख में ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 एग्जिस्टेंस है, और उधर ही बाबा साहब शाम को 6 बजे आए थे। 23 तारीख सितंबर को बाबा साहब ने बड़ौदा छोड़ा और हमेशा के लिए गुजरात छोड़ दिया था, और संकल्प लिया था कि मैं अभी जीवन में ऐसा करेगा कि ये जो मनुवादी विचारधारा है, ये जो सिस्टम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, ऊंच नीच का भेदभाव की, ब्राह्मणिक सिस्टम है, उसको मैं मूल से मैं बदल दूंगा, और ये लोगों के लिए मैं कुछ कार्य करूंगा। अभी बाबा साहब ने जो वटवृक्ष के नीचे जो मानसिक स्थिति क्या थी और क्या संकल्प लिया, बाहर सामना दिखने लगा। महाराजा के दरबार में सर्वोच्च विदेश पद पर रहते हुए भी छूताछूत और अपमान का सामना करना पड़ा। बाबा साहब ने सोचा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं है, फिर भी मुझे हिंदू धर्म की ये अमानवीय व्यवस्था के शिकार होना पड़ा है। मुझे इस अमानवीय व्यवस्था को मूल से मिटाने के लिए मेरा सर्वस्व बलिदान देना होगा। मैं आज यह संकल्प करता हूँ कि हिंदू धर्म की जाति की अमानवीय व्यवस्था को तोड़ दूंगा। मुझे जो हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। यह सयाजी बाग बड़ौदा का वटवृक्ष आज संकल्प भूमि से जाना जाता है। भारत के संविधान का अंकुरण यही संकल्प भूमि से हुआ था। अभी इसके बाद जो बाबा साहब ने बड़ौदा छोड़ा, इसके बाद जो भी घटना घटती है, संविधान सभा की रचना तक, ये सब सारी घटना एक बड़ौदा की घटना का ही उसका एक रिफ्लेक्शन है कि बाबा साहब ने जो बाद में जो बाबा साहब की जो एक्टिविटी हुई, साउथ ब्यूरो कमेटी से मुलाकात हुई, चौधार महाड़ का चौधार लेक की जो एजिटेशन किया, मनुस्मृति का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन क्यों किया। बाबा साहब जैसे विद्वान जो पुस्तक प्रेमी जो थे, कि जिसके लाइब्रेरी में 50,000 पुस्तक होते हैं, वो बाबा साहब कभी पुस्तक जलाते नहीं। मगर वो ऐसी क्या चीज थी पुस्तक में कि बाबा साहब वो पुस्तक को जलाने के लिए मजबूर हो गए। तो मनुस्मृति जो अमानवीय सिस्टम जो थी, बड़ौदा की सिस्टम को उसको अवगत करा दिया, तो वो मनुस्मृति जलाई। साइमन कमीशन से मुलाकात की, नासिक कलाराम मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलवाया, गोलमजी परिषद में जो बाबा साहब ने जो फाइट किया, ऐतिहासिक घटना है। और बाबा साहब की जो संविधान सभा में जो एंट्री होती है, ये भी एक बहुत बड़ी घटना के स्वरूप है। तो मैं दो घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो बड़ौदा की घटना है जो मैंने अभी आपको बताई है, क्योंकि समय की पाबंदी के लिए मैं ये मेरा 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन में 10-15 मिनट में खत्म कर लूंगा। अभी बाबा साहब इतनी सारे 46 तक की जो भी बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी अधिकार की, इसमें बाबा साहब ने सोचा कि भी मेरे को करने के लिए अभी एक पॉलिटिकल सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। बाबा साहब ने ब्रिटिशरों को बहुत सारा परस्यू किया, कन्विंस करने का कोशिश किया, बहुत सारे पत्र व्यवहार किए, बहुत सारे टेलीग्राम किए, मगर ब्रिटिशर जो थे वो ब्राह्मणिक सिस्टम से इतना मजबूर थे कि बाबा साहब को चाहते हुए भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए। क्योंकि हमको पूना पैक्ट पूरी भली भांति पता है, बाबा साहब को जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस में जो अधिकार मिले थे वो भी हम सबको पता है, मगर फिर भी बाबा साहब जो मजबूर थे और असहाय बने हुए थे बिकॉज ऑफ कांग्रेस, नेहरू, सरदार और गांधी। अभी 1946 में ब्रिटिश जब भारत की आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी, ब्रिटिशरों ने मन मना लिया था कि हिंदुस्तान भारत छूटना पड़ेगा। तो जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एस्ली, उसने एक 3 मिनिस्टर का कमीशन 1946 में मार्च महीने में इंडिया भेजा। उसका 3 मकसद था कि जो पावर जो ट्रांसफर करने का है वो पावर ट्रांसफर कैसे करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनेगी
और ओवरऑल सिस्टम हैंडओवर कैसे होगी, वो 3 मकसद था। तो बाबा साहब ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके ये जो 3 लोग आए थे मिनिस्टर, पैट्रिक लॉरेंस, सेंट स्टेफोर्ड क्रिप्स कमीशन हमको पता है, और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों को बाबा साहब 5 अप्रैल 1946 को मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो बहुत बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। आप जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आप पढ़ाई करना, सब चीज हमको पता चल जाएगा बाबा साहब कितने इंटेलेक्चुअल थे, लड़ाई लड़ने के लिए कितने हद तक गए हैं और ब्रिटिशरों को कितनी हद तक उसने कंडेम किया है। तो बाबा साहब जब ये 3 कमेटी मेंबर आए इंडिया में, उस टाइम इन्फ्लुएंस कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का ही था। तो कांग्रेस में हम समझते हैं कि सरदार पटेल, नेहरू और गांधी जी का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो बाबा साहब ने सोचा कि ये लोग तो मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है, हेल्प करने वाले नहीं है। तो ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस कराने के लिए बाबा साहब ने एक लास्ट चांस ले लिया उसको समझाने के लिए कि आखिर में मेरे को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम और सेपरेट रिजर्वेशन सिस्टम का मेरे को बेनिफिट मेरे अछूत लोगों को और पीड़ित लोगों को मिलना चाहिए। फाइनली ब्रिटिशरों ने बाबा साहब को लास्ट लेटर जो एस्टली ने लिखा, इसमें उसने अपना हेल्पलेसनेस बता दी कि मैं मजबूर हूँ, आपको भी जो भारत में जो कांग्रेस है और इसके पास में आपको ये अधिकार के लिए जाना पड़ेगा। तो बाबा साहब काफी निराश हो गए और सोचा कि अभी मेरे पास में अभी कोई रास्ता नहीं है। तो बाबा साहब काफी स्ट्रेटेजिक थे, काफी इंटेलेक्चुअल थे। तो बाबा साहब ने सोचा एक ही रास्ता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में मेरे को अभी पार्टिसिपेट करके जाना पड़ेगा। अब बाकी इतिहास हमको सबको पता है कि सेपरेट पार्टी अलग की, मुंबई से इलेक्शन लड़े, कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बाबा साहब को हराने के लिए, हरा भी दिया। इसमें सरदार, नेहरू, गांधी सब लोग मिले हुए थे बाबा साहब को एक्चुअली असेंबली में नहीं आने देने के लिए। अभी बाबा साहब हार भी गए। अभी हमको पता है कि जोगिंद्रनाथ मंडल ने कोलकाता की सीट ऑफर की, मुस्लिम मेजोरिटी और अछूतों ने बाबा साहब को फिर से इलेक्ट करके असेंबली में वापस भेजा। अभी इधर दूसरी घटना घटती है, ये बहुत हिस्टोरिकल इंसिडेंट बनता है कि बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना क्यों पड़ा। बहुत कम लोगों को ये हिस्ट्री पता है कि बाबा साहब कांग्रेस को इतना वेल विशर नहीं थे कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन में कमेटी में ले लेवे और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन बना देवे। मगर एक घटना घटती है, जब ये 3 मिनिस्टर आते हैं ब्रिटिश मिनिस्टर, और जो पावर ट्रांसफर की जो बात करते हैं और देते कि भी अभी हिंदुस्तान, इंडिया को हम आजाद करेंगे और पावर ट्रांसफर कर लेंगे। तो उसी समय में जो असेंबली थी, इसमें जो जवाहर नेहरू, क्योंकि कांग्रेस डोमिनेशन था और मुस्लिम एक थे, तो बाद सब कांग्रेस को तो पसंद आ गया। तो जवाहर ने उस टाइम जो बाद में ये जवाहरलाल नेहरू ने भी एक असेंबली में प्रवचन दिया, ये हमारा संविधान और भारत कैसे होगा, ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे होगा, इसके लिए असेंबली में उसको एड्रेस किया। उसी समय एक घटना घटती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफी खटराक था ये पार्टीशन के बारे में और पॉलिटिकल पावर शेयरिंग के बारे में। तो इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया उसी समय पर। ये उसी दिसंबर 1946 की आसपास की घटना है। तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। तो उस टाइम जो M.R. जयकर थे, बहुत बड़े विद्वान लॉयर थे, पुणे के थे और पुणे यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, मगर मुंबई से इलेक्ट हुए थे। तो जयकर ने असेंबली में बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं तो सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी होनी जरूरी है। तो सब रिलीजियस, सब पॉलिटिकल पार्टी को इसमें सम्मिलित होना जरूरी है। तो जब तक मुस्लिम लीग साथ में नहीं मिलते हैं तब तक जवाहरलाल नेहरू इसमें एक डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं कि हम सार्वभौम हिंदुस्तान डिक्लेयर करें। तो इसमें काफी बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है और ये काफी क्योस हो जाता है। इसमें उस टाइम पर जो सिस्टम में काफी राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम पर, जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो उसने मौका लिया कि भी अभी करे क्या, असेंबली में काफी हंगामा बच गया।
तो उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद जी डॉक्टर अंबेडकर को बुलाते अपने चैम्बर में। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये। और अंबेडकर को बुलाते हैं तो अंबेडकर को भी काफी, बाबा साहब को भी थोड़ा आश्चर्य होता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, अभी इतना सिस्टम, अभी पावर ट्रांसफर होने वाला है, मुस्लिम लीग बाहर हो गया है, जयकर जी ने हंगामा कर दिया है, तो अभी आप ये कुछ इसका कुछ हल निकालें। तो बाबा साहब ने और बोला कि आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। तो नेक्स्ट डे 17 दिसंबर 1946 में असेंबली में बाबा साहब ने जो स्पीच दी, ये स्पीच में आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये स्पीच को आप थोड़ा जरा उसकी स्टडी करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बाबा साहब ने जो स्पीच दी, हिस्टोरिकल स्पीच थी। बाबा साहब ने क्या बोला, कांग्रेस ने, जब बाबा साहब खड़े होते कांग्रेस ने बोला कि डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे अगेंस्ट में है। बाकी जो कम्युनिस्ट लोग थे वो भी समझे कि बाबा साहब तो अगेंस्ट में बोलने वाले हैं। तो बाबा साहब ने जो बोला कि हालांकि ठीक है, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अलग अलग रिलीजियस सिस्टम में बैठे हुए हैं, अलग अलग गुटों में है, मैं भी इसमें बाहर नहीं हूँ, मैं भी गुट का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, मगर आप जब एक देश की बात करते हैं, सार्वभौम की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि आज की सिचुएशन में जब ब्रिटिशर लोग हमको पावर ट्रांसफर करने को जा रहे हैं, तो हमको पूरे देश को एकजुट बनना पड़ेगा, तभी जाके ये भारत हमारा महान बन सकता है, एक बन सकता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम के वे में आगे बढ़ सकता है। तो मैं पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है बाबा साहब के, तो एकजुट बनके, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 टाइम्स असेंबली में सभी मेंबर ने खड़े होके बाबा साहब को ताली से नवाजा था। ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट बना था। तो उसी दिन से जो डायनेमिक चेंज हुआ, डायनेमिक चेंज किस में हुआ, कांग्रेस में हुआ, सरदार नेहरू में हुआ और गांधी में हुआ। और इसके बाद जो बाबा साहब को जो मुंबई से हराया था, और बाबा साहब जो कोलकाता से छूटे थे, कोलकाता का डिवीजन हो गया था, तो वो सीट भी खाली हो गई थी। तो कांग्रेस ने जो MR जयकर की सीट खाली हुई थी मुंबई से, कांग्रेस ने ऑफर किया वो खाली सीट मुंबई से, और जवाहर ने डॉक्टर अंबेडकर को बोला कि बाबा साहब आप मुंबई से खड़े हुए और असेंबली में वापस हुई, आपके हमको बहुत बहुत जरूरत है। तो बाबा साहब ने मुंबई से इलेक्शन चुनाव लड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी असेंबली में वापस आए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए तो बाद में वेरी नेक्स्ट डे बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के राजेंद्र नाथ के अध्यक्ष में उसको बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अभी चेयरमैन बना दिया बाबा साहब जो आगे लिखते हैं, मैं एक वर्ड बताना भूल गया, सॉरी इसमें नहीं है। हाँ, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में जो बोला कि इंग्लिश में लिखा है कि आई हैड रिमोटेस्टली आइडिया दैट आई वुड बी कॉल्ड अपॉन टू अंडरटेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा साहब क्या बोलते हैं, मेरे को तनिक भी ख्याल नहीं था, सपने में भी पता नहीं था कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी संविधान सभा में दी जाएगी। ये मेरे लिए भी काफी आश्चर्यजनक था। तो बाकी का इतिहास तो हमको सबको पता है कि बाबा साहब की नादुरुस्त तबियत की वजह से भी बाबा साहब ने मेहनत की, और बाबा साहब ने, लोग बोलते हैं कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 17 दिन लगा। सही बात है, क्योंकि जिस दिन संविधान सभा बनी और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, उसी दिन का समय जो है 2 साल 11 महीना 17 दिन है। मगर बाबा साहब को ने ये संविधान 6 महीने में ही लिख दिया था, और 6 महीने में डॉक्टर राजेंद्र को एक कॉपी हैंडओवर की थी, और वो हैंडओवर की थी जो मोहनदास गांधी की जो हत्या हुई थी, और इसके 15 दिन के अंदर ही 30 जनवरी को हत्या हुई थी, और 14 फरवरी 1948 में बाबा साहब ने ये कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हैंडओवर की थी। बाबा साहब ने अपने मनोगत बोला था, बड़ौदा की घटना को याद किया था, पुना करार की घटना को याद किया था, ये और बोला था, एटलीस्ट ऐसे खुले तो नहीं बोला, मगर बोला था कि मोहनदास गांधी, आपने जो मेरा हाथ काट लिया है पुना करार में, इसको मैं फिर से मैं संविधान सभा में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहा हूं, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सदियों तक आप ये वंचितों और पीड़ितों को आपको
वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सब सारा चीज है, काफी बड़ा मेरा प्रेजेंटेशन है, मगर मैं बंद करता हूँ। अभी जो बड़ौदा का जो घटना घटी, ये संकल्प दिन मनाया जाता है। 2017 में 100 साल पूरे हुए। इसमें हमने काफी मेहनत की और बहुत बड़ा स्मारक अभी आकार ले रहा है बड़ौदा में। और 2 साल पहले एक नई ट्रेन शुरू की, इसमें संकल्प ट्रेन डिक्लेयर की गवर्नमेंट ने। और ये जो फोटोग्राफ है, ये 1757 शाम को 6 बजे ये ट्रेन बड़ौदा आती है। बाबा साहब भी इसी प्लेटफॉर्म पर 6 बजे उतरे थे। ये ट्रेन भी आज की तारीख में शुरू हुए और 6 बजे आती है। हमने शताब्दी का वर्ष के में बाबा साहब के अस्थि को मंगवा के पूरा बड़ौदा शहर में शोभा यात्रा निकाली थी। बहुत सारे लोग जुटते हैं हर साल, हजारों और लाखों की तादाद में पूरे देश से विदेश से लोग आते हैं बड़ौदा में और बाबा साहब को इसी दिन नतमस्तक होते हैं। और भारत के बहुत सारे महानुभाव संकल्प भूमि पर आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर से लेके भारत के राष्ट्रपति तक और मायावती से लेके राहुल गांधी तक और बहुत सारे बड़े बड़े महानुभाव ये नस्तक भूमि को नतमस्तक होने को आते हैं। और ये संकल्प भूमि अभी तैयार हो रही है, शायद 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और ये महू जैसे स्मारक है, दीक्षा भूमि नागपुर जैसे स्मारक है, ऐसे ही स्मारक बड़ौदा में साकार हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जैसे तथागत बुद्ध की 4 भूमि है, लुम्बिनी जन्मभूमि, महाबोधि गया, सारनाथ और कुशीनारा, ऐसे ही बाबा साहब की 4 महान भूमि है, महू जन्मभूमि, संकल्प भूमि बड़ौदा, दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई। तो हमारा जो जब भी टाइम मिलता है मैं ये प्रेजेंटेशन को रिपीट करके, मेरा करीब 45 स्लाइड है इसमें और मैं ज़्यादा बात नहीं करेगा क्योंकि दूसरे वक्ता को भी चांस देना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ जिक्र किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल इंसिडेंट केस स्टडी भी मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में लिया है और इसके बारे में जब चांस मिलेगा तो मैं बातचीत करेगा। तो मैं मेरे वक्तव्य को इधर ही पूरा करता हूँ। मेरे को बोलने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी आपने, सभी लीडरशिप को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हुई तो मेरे को माफ करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत सब्बा मंगल। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और ये वास्तव में ही बहुत डीपली तरीके से रखी होना चाहिए। जल्दबाजी में इनको बहुत अच्छे से नहीं समझाया जा सकता, फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में केपी काटकीकर साहब को आमंत्रित करता हूं। साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। काटकीकर साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। केपी काटकर साहब अपनी बात रखें, अपने माइक को अनम्यूट करें। काटकीकर साहब नहीं है। अब मैं, हमारे कवि जी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। कवि साहब अपने माइक को अनम्यूट करें। माइक को अनम्यूट करिए साहब। डाहा साहब अपने माइक को अनम्यूट करिए। माइक को अनम्यूट करें सर। जी अनम्यूट हो गया आपका माइक, बात रखिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, एक ये आईडी मुझे दिख रही है, राम जिस पर नाम लिखा है, आप कपड़े पहन कर बैठ जाइए क्योंकि आपको सब दिख रहे हैं। ये बात ये नहीं है कि आपको कोई नहीं दिख रहा है। जो राम नाम लिखा है वो कपड़े पहनकर नहीं बैठे हैं, कृपया कपड़े पहनकर बैठ जाइए। शर्ट पहन लीजिए।
जी, अपनी बात को रखिए भगत जी। आधुनिक भारत के निर्माता, सामाजिक क्रांतिकारी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, जन्म 11 अप्रैल 1827, 194वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि वंदन। उन मसीहों को मेरा सलाम, उन मसीहों को मेरा सलाम, जो आए गरीबों के काम, उन मसीहों को मेरा सलाम। गांव से दूर ये गंदी बस्ती, शहर किनारे की झोंपड़ पट्टी, आंखों में आंसू लिए वो खड़ी है, इनकी दर्दों की जिनको पिसान, उन मसीहों को मेरा सलाम, उन मसीहों को मेरा सलाम। जिन्हें काम किए, बाबा साहेब ने काम किए, ज्योतिबा फुले ने काम किए, परमार्थ के तन से मन से धन से, जग अंदर कीरत छाई रहे, दिन चार विशेष जिया रहे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रांत स्तरीय वेबिनार गुजरात अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय BM पटेल साहब जी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश प्रभारी गुजरात, संयोजक श्री गुणवंत सुमरा जी, सह संयोजक विनोद प्रियदर्शी जी, जयमीन प्रियदर्शी जी, जिला संयोजक नवसारी विपिन भाई वकील श्री, आगरा से संचालन कर रहे RBM की पूरी टीम, सभी प्रांतों से जुड़े पदाधिकारी गण, उपासक उपासिका गण, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर ज्योतिबा फुले पैदा ना होता तो दुनिया में दलितों का गुजारा ना होता, भी डूब जाती दलितों की नैया, अगर भीम नैया गुजारा ना होता। तो आज आधुनिक भारत के निर्माता का बारे में हमारे वक्ताओं ने ज्यादा कुछ बोल दिया, तो सावित्रीबाई फुले को याद करके, सत सावित्री फूले मौके चरणों में फूल चढ़ा लो, सत सावित्री फूले मौके चरणों में फूल चढ़ा लो, और गाना है तो माँ भीमा के गीत सुरीले सुरीले गारो, ज्योतिबा की करो आरती, जिसने दलित उबारे, बंद करो ये पुशीलाना पाषाणों के द्वारे। भीमराव के तुम बेटे हो, भीमराव के हम बेटे हैं, सदगुरु रवि दुलारे, पत्थर ने तुझको क्या बख्शा, जिसकी पूजा तू करता, जिसे हथौड़ों से पीटा है उसको श्रद्धा करता। तो आज बाबा साहब की कल जन्म जयंती है, तो जन्म जयंती नेताजी की हमें मनानी है भैया, दिवाली की तरह बत्तियां हमें जलानी है भैया। महुनगरी में अति संस्कारी कुटुंब में मामा जन्मे थे, पिता श्री राम जी, माता भीमाबाई कबीर पंथ के अनुयायी थे। महाराजा सयाजी रावे मदद करके पढ़ाया था, MA और PhD तक की पदवी तक पहुंचाया था। दलित जागृति महाप्रयास सिर्फ बाबा जी ने चलाया था, महार परिषद में अम्बेडकर ने मनु समृद्धि जलाया था। दलितों का दुख हरने को आरक्षण रखाया था, मोदी जी ने अनशन करके शोर ही शोर मचाया था, सिर्फ ही बाबा जी ने आरक्षण को बचाया था। याद करते हैं अम्बेडकर को संविधान रचाया था। हिंदू धर्म को ठुकरा के बौद्ध धर्म स्वीकारा था, मरते मरते बाबा जी ने बौद्ध शब्द उच्चारा था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कल हमारे नेताजी की नगर यात्रा निकाले, मुक्तिदाता कोटि कोटि वंदन हो, दलितों का मुक्तिदाता कोटि कोटि वंदन हो। पहले भारत के लोगों को वोट दिया अंग्रेजों ने, पहले भारत के लोगों को वोट दिया अंग्रेजों ने, फिर विदेशी रंग चढ़ाया गोरों के रंगरेजों ने, फिर विदेशी रंग चढ़ाया गोरों के रंगरेजों ने। भूल गए हम शिलालेख को, तथागत बुद्ध की वाणी को, भूल गए हम 22 प्रतिज्ञा बाबा की अभिलाषा को। यही रहा
ये हाल साथियों भीम ऐलान का क्या होगा, समझेंगे नहीं बाबा भीम को, स्वप्न कैसे साकार होगा। बिखर गए थे हम कुछ ऐसे, अब निश्चय कर पाए हैं, भटक गए थे हम कुछ ऐसे, अब मंजिल पर आए हैं। जरा सोचिए न अपनाया हमने 22 प्रतिज्ञा को, कैसे पूरी कर पाएंगे बाबा की ये अभिलाषा को। आओ आज संकल्प करें हम, आओ आज संकल्प करें हम, बौद्ध धर्म अपनाएंगे, बौद्ध धर्म था भारत में, हम संपर्क बढ़ाएंगे, हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। तो बहुजन क्रांति मोर्चा के ग्रेट मूल निवासी बहुजन लीडर्सों को नमन करते हुए राष्ट्रीय संत कबीर साहब, संत शिरोमणि रैदास जी, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, विश्व विभूति विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर लास्ट काशीराम साहब तक के, जिसके जन्म से हजारों साल का अंधकारमय जीवन में क्रांति ज्ञान का सूरज उदय हुआ, सभी हमारे संत महापुरुषों का, महामानवों को कोटि कोटि वंदन। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 40 से ऊपर वर्षों से फूले अम्बेडकर आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का कार्य हमारे कई संगठनों ने किया है, लेकिन गत कुछ समय से किसी न किसी कारण बस इसमें बिखराव होते रहे हैं, जिनके कारण कार्यकर्ताओं और समाज में उदासीनता एवं निराशा नजर आ रही है। कोई भी संगठन में आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत व्यर्थ न जाए, इसीलिए हम सभी अलग अलग ग्रुप में बटने के बजाय एकजुट होकर आरबीएम के माध्यम से संविधान की सुरक्षा के साथ साथ समाज की बेहतरीन आंदोलन को आगे बढ़ाना आज संकल्प करें। इन्हीं समस्याओं पर दिनांक 13, 14, 15 आज एक माह हो गया, 21 के दिन 3 दिवसीय मान्यवर काशीराम साहब के 27वीं जन्म दिन महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा, समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श के लिए ऑल इंडिया के करीब 25 राज्यों के संनिष्ठ कार्यकर्ताओं की गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज आगरा केंद्रीय कार्यालय आरबीएम प्रभारी माननीय धर्म प्रकाश जी साहब और सभी प्रांतों के संनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव रखे। इसमें हमारा उद्देश्य एक, हमारी बहुजन हितकारी सोच एक, हमारी विचारधारा एक, हमारा भाईचारा बंधुभाव एक, हमारी आइडियोलॉजी एक, हमारी मंजिल एक, फिर हमारे रास्ते अलग अलग क्यों? वक्त की पुकार है, फूले अम्बेडकर आंदोलन अनिवार्य है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आजाद करने के लिए हिंदुस्तान को, आजाद करने के लिए हिंदुस्तान को लंदन में गोलमेज परिषद भरी, अछूतों के अधिकार के लिए बाबा भीम ने पुकार करी, मिला जो अधिकार दलितों को, उसको हड़पने के लिए गांधी ने होड़ किया, पूना में प्राण त्यागने बैठे, आमरण का उपवास लिया। तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म में नहीं मरने की, हिंदू धर्म में नहीं मरने की प्रतिज्ञा पालन आजे, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, धर्म की शान बढ़ी आजे, राष्ट्रीय ध्वज को चलनी नोटे, बौद्ध चिन्हों छपाया था, प्रथम पराक्रमी बाबा साहब अम्बेडकर ही आया था। मजदूर मंत्री रहकर मजदूरों की अवदशा सुधारी थी, काम का कला काट करा के छुट्टियों पगार सहित दिलाई थी। तो बाबा साहेब ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे, प्रचंड पराक्रमी बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ आए थे। तो विश्राम बाबा साहेब ने कभी नहीं किया, एकाएक सिधाए थे, प्रचंड पराक्रमी बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे। गोलमेजी में किया था गर्जना कि बहिष्कार क्यों रखा है, क्या हम मानवीय नहीं है? तो ब्राह्मण बहुत चिढ़ाए थे, तो पुनर्करार में सही करके गांधी को बताए थे, पराक्रमी बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय कवि महोदय जी, आपने बहुत ही अच्छे विचार हम सभी के सामने रखे। सम्माननीय अगले वक्ता के रूप में मैं मुकेश बौद्ध अभी आज की मीटिंग की आगे की होस्टिंग कर रहा हूँ। सर का थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो अगले वक्ता सम्माननीय खेमचंद सोलंकी जी
को मैं आमंत्रित करता हूँ, वह अपने माइक को अनम्यूट करें। सम्माननीय खेमचंद सोलंकी जी, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट लिखा आ रहा होगा, उसको क्लिक कर हेलो, दीजिए। हो गया। जी होगा जी सर, बात रखें सर। करुणा सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मान्यवर काशीराम साहब। बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुष को नमन। और आज का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में गुजरात 5 स्तरीय धम्म वेबिनार जूम मीटिंग में हमारा प्रस्ताव रखने के लिए श्री मान्य BM पटेल साहब को धन्यवाद। सभी वक्तागण, जयमीन प्रियदर्शी साहब जो ज्योतिबा फुले के बारे में सब कुछ बता दिया है, और बाबा साहेब के बारे में सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है। पुस्तकों में भी पढ़ते हैं तो दिखाते हैं, ये सब बराबर है। मैं तो अब प्राथमिक स्कूल में पटेल साहब ने दाखिल किया है, तो जो भी थोड़ा मुझे आता है वो आपके सामने थोड़ा रख लेता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 11 अप्रैल खानवाड़ी महाराष्ट्र में हुआ था। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी को उनके जन्म दिवस 11 अप्रैल और बाबा साहेब के अम्बेडकर जी का भी उनके जन्म दिवस 14 अप्रैल 1891 पर कोटि कोटि वंदन। ये हमारे ज्योतिराव फुले साहब और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में ये जन्म जयंती मनाने का हमारा जो BM पटेल साहब ने आदेश दिया था, तो दोनों को बाद में ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। 28 नवंबर 1890 में 63 साल की उम्र में पुणे में उसका मृत्यु हुआ था। 21 साल की उम्र में 1857 में स्कूल खोला था ज्योतिराव फुले ने। छोटी जात वाले को और स्त्रियों को पढ़ाने की पाबंदी थी, फिर भी ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का बाप बढ़ाया। उसके पिताश्री ने घर से निकाल दिया था, फिर भी उसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। देखो कि ज्योतिराव फुले ने अपने लिए सब लोगों ने जो उसके लिए किया है, तो अपने ज्योतिराव फुले ने अपने के लिए क्या किया है। आर्य भारत में आए तो अपने लिए मंदिर बना दिया, मुगल आए मस्जिद बना दी, अंग्रेज आए चर्च बना गया, और हमारे फिर ज्योतिबा फुले आए तो हमारे लिए विद्यालय खोल दिया, विद्यालय खोल दिया। बाबा साहेब के बारे में फिर भी कहना ही क्या है। बाबा है तो हम इतने दूर से बैठे आपके साथ बात कर सकते हैं। न भूतो न भूव भविष्य के बाबा साहेब या कोई जन्म्या नहीं અને जन्म से नहीं। बाबा साहेब का ऋण हमारी पीढ़ियों भी नहीं अदा कर सकती। बाबा साहेब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे, एक तो गौतम बुद्ध, संत कबीर साहब और ज्योतिराव फुले। बाबा साहेब ने देश को क्या क्या दिया। बाबा साहेब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया। बाबा साहेब काम के घंटे 12 कलाक की जगह बाबा साहेब ने 8 कलाक कराया। महिलाओं को समान हक, समान काम के लिए समान वेतन, तलाक, संपत्ति, गोद लेने का हक, लेबलों लागू किया, समान अधिकार दिया। हम आगरा में 3 दिन के प्रोग्राम में पटेल साहब के साथ गए थे। 5-7 दिन धर्म प्रकाश भारती साहब के साथ रह के जो हमको फर्स्ट टाइम गया था, फर्स्ट टाइम कि भारत देश में क्या चल रहा है, तो ये जाके हमके आगरा जाके मिला है। और सभी राज्यों से जुड़े हुए सभी साथियों को हमारा नमो बुद्धाय। और पटेल साहब सब लोग मैं वो कहना चाहता हूँ कि हम आगरा आए तब ऐसा लगा कि धर्म प्रकाश भारती साहब ने ये कहा था कि
ये तो सब किताबों में और सबका भाषण जो करते हैं वो इसमें तो हम लोग सुन लेते हैं, हम जो वक्ता है वही वक्ता आता है। तो हमको पटेल साहब की जब ये कोरोना मुक्त हो जाएंगे तो गुजरात के अंदर, कि गुजरात में सब लोग बहुत कम लोग हैं, तो गुजरात के अंदर सब जिले में और तालुकों में जाके हम उसका व्याप बढ़ाएंगे। जब लोगों को मालूम पड़े वो हम 5 लोगों को तैयार करेंगे, 5 लोगों को 10 को तैयार करेंगे। सबसे आरबीएम का ध्येय ये है कि सबको बढ़ाने का है, सबको लोगों साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो उसको समझेंगे तो बाबा साहब का कारवा हम उसके आगे बढ़ा सकेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, तेरी वाणी को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद सम्माननीय खेमचंद सोलंकी जी, आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन रखा समा। इसके बाद में हमारे सम्माननीय विपिन भाई साहब, विपिन भाई जी वकील साहब जो हैं वह जुड़े हुए हैं जिला संयोजक बंसारी से। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। आपके स्क्रीन पर सर अनम्यूट लिखा आ रहा होगा। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। सम्माननीय विपिन वकील विपिन भाई जिला संयोजक हैं बंसारी जिले से। सर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, आप उस पे जो अनम्यूट लिखा है उस पे उंगली से प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए उस पे, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। इनके बाद सम्माननीय हमारे सुरेश गांधी जी हैं जिला संयोजक महिसार से। यदि वह जुड़े हों तो वह भी तैयार रहें या अपना हैंड्स अप कर दें यदि नाम नहीं आ रहा उनका वैसे। और जो भी साथी वक्ता आज की मीटिंग में जो बाद में जुड़े हुए हैं, पहले नहीं जुड़ पाए थे, तो वह भी यदि उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं तो वह अपना नाम मैं पुनः पढ़ देता हूं। माननीय गुणवंत सुमराज जी प्रदेश संयोजक, यदि जुड़े हैं तो आप हैंड्स अप कर दीजिए। विनोद प्रियदर्शी जी सह संयोजक हैं गुजरात से। सम्माननीय वकील साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। शायद नेटवर्क वीक है उनका, इस वजह से वो माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जो साथी अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं उनको ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो जो पार्टिसिपेट जो ऑप्शन होता है उस पर आप हल्का सा क्लिक करेंगे तो एक सूची खुल जाती है। सबसे ऊपर जो नाम लिखा होता है वो आपका ही नाम होता है। उस पर ही जैसे आप हल्का सा क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे और नीचे रीनेम लिखा होगा, तो वहां से आप अपना नाम सही लिख सकते हैं, जिससे हमें आपको ढूंढने में सुविधा हो जाती है, अनम्यूट करने में सुविधा हो जाती है। सम्माननीय वकील साहब यदि जुड़ गए हैं तो वह अपनी बात को रखें। मुझे लगता है अब वक्ता लोग जुड़े नहीं हैं, तो मैं हमारे प्रदेश के संयोजक जी मां सम्माननीय BM पटेल साहब को सीधा आमंत्रित करता हूं आज के अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए। सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नेटवर्क वीक होने की वजह से वो शायद जी नहीं जुड़े हैं। अच्छा जी जी।
सर आगे, जी सर आगे बढ़ा सर। हाँ जी अच्छा, सर। टाइम कितना है? सर टाइम 8:55 हो गया, 10-15 मिनट हैं अपने पास। अच्छा, तो मैं उस टाइम में हम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं बहुजन मसीहा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और समय समय पर जन्मे बहुजन महापुरुषों को शत शत नमन। इस प्रांतीय वेबिनार में उपस्थित आरबीएम संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी बहुत, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत, इस वेबिनार का संचालन कर रहे मुकेश बौद्ध जी और प्रांतीय वेबिनार के वक्तागण, सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहेब के बारे में हमारा बहुजन समाज ज्यादातर अवगत है, पर महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बहुजन समाज कुछ कम जानकारी है उनको। और ओबीसी समाज, जो पिछड़ा समाज कहा जाता है, जिस समाज से महात्मा ज्योतिराव फूले पैदा हुए हैं, वह तो बिल्कुल अज्ञान है। हमें खेद है कि ओबीसी समाज भारत की आबादी के आधे से ज्यादा संख्या में है। वह समाज सोए पड़ा है और मनुवादियों के तलवे चाट रहा है। जब भारत जातिवाद, भेदभाव, अंधश्रद्धा और छुआछूत के अंधेरे में डूबा हुआ था, तब 11 अप्रैल 1827 में महात्मा ज्योतिराव फूले का शूद्र माली समाज में जन्म हुआ। उनके जन्म के एक साल में ही उनकी माता का निधन हुआ और पालन पोषण उनके पिता ने किया। डॉक्टर बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध और महात्मा कबीर और अपना तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले को माना है। इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। अपनी किताब, बाबा साहब ने उनको क्यों इतना सम्मान दिया, अपना गुरु बनाया, तो उन्होंने बाबा साहब ने किताब लिखी है शूद्र कौन थे। उस किताब महात्मा ज्योतिराव फूले को समर्पित करते हुए बाबा साहब ने लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज छोटी जातियों को उच्च वर्ण के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागरूक किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महाशूद्र महात्मा ज्योतिराव फूले को समर्पित ये पुस्तक उनको समर्पित की थी। महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन के 20 ऐसे अनसुए प्रसंग है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं और बाबा साहब के तीसरे गुरु होने की क्षमता हमें उस प्रसंग से हमें प्रदान हो सकती है कि बाबा साहब के ये तीसरे गुरु की बनने की क्षमता महात्मा ज्योतिराव फूले में है। ये 3 किस्से में मैं एक एक करके बताता हूं और उनके जीवन के पूरे उसका निचोड़ है ये। तो पहला का प्रसंग है कि महात्मा ज्योतिराव फूले मुश्किल से 1 वर्ष के थे और उनकी माता का निधन हुआ। पिता ने उनको पाल पोस कर बचाया, मतलब माता का साया उनसे उनके छत से और के नहीं हुआ। वे जगत प्रसिद्ध विद्वान थॉमस पाइन के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पाइन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। 22 साल की उम्र में वह न सिर्फ पुणे बल्कि लंदन तक में प्रसिद्ध हस्ती बन गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन ने
उनके कामकाज को स्वीकार किया था। ज्योतिबा फूले ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिणा में ब्राह्मण को दिए जाने वाले धन की प्रथा का विरोध किया था। 1848-49 में दक्षिणा दी जाने वाली राशि जो 4000 रुपया के आसपास थी। 22 साल के ज्योतिबा फूले ने इस प्रथा के खिलाफ खड़े होकर यह मांग की कि अछूतों की शिक्षा के लिए इस धन को आवंटित किया जाना चाहिए। उस समय के ब्राह्मण पहले से ही नाराज थे कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कम राशि दी है और अब 22 साल का शूद्र उनको चुनौती दे रहा है। अब तक किसी ने भी ब्राह्मणों को उनके प्रभुत्व के लिए चुनौती नहीं दी थी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए उस दक्षिणा का एक हिस्सा अछूतों के लिए आवंटित कर दिया। इसे अछूतों की शिक्षा के लिए पहली आर्थिक मदद कही जा सकती है और ब्रिटिश सरकार को ज्योतिबा के सामने झुकना पड़ा था। 1854 में ज्योतिबा फूले ने एक अंशकालिक शिक्षक के रूप में एक स्कॉटिश स्कूल में भी काम किया था। 1889 में ज्योतिबा फूले को लकवा लग गया था, जिसके कारण उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने कार्य करना बंद कर दिया था। लेकिन अछूतों के प्रति ज्योतिबा फूले का समर्पण इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से कड़ी मेहनत करके सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक को पूरा किया। 1805 मुंबई में महात्मा फूले ने इस बात पर महत्व दिया कि निचली जातियों को अपने कर्म कांडों और धार्मिक गतिविधियों को स्वयं आयोजित करना चाहिए ताकि ब्राह्मण पुजारी की भूमिका निरस्त की जा सके। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और वेदों को बेकार की कल्पनाएं, बड़ी बेतुकी किंवदंतियां और साथ ही एक झूठी चेतना का रूप मानते थे। ब्राह्मणों ने 1856 में ज्योतिबा फूले को मारने का प्रयास किया क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि फूले शूद्रों को शिक्षा दे। 11 मई 1888 के दिन ज्योतिबा फूले को मुंबई में मुंबई देशस्थ मराठा ज्ञान धर्म संस्था में महात्मा की उपाधि दी गई थी। 5 फरवरी 1852 को ज्योतिबा फूले ने अपने शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की थी। ऐसे समय में जब अछूतों की छाया को अपवित्र माना जाता था, जब लोग प्यासे अछूतों को पानी देने के लिए तैयार नहीं थे, अछूतों के उपयोग के लिए सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने अपने घर में कुआं खुदवाया था। 28 जनवरी 1853 फूले दंपति द्वारा भारत के पहले शिशु निषेध मतलब निसंतान घर की शुरुआत की थी। 1853 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने पहले अनाथालय शुरू किया। प्रथम अनाथालय शुरू किया जहां उन गर्भवती विधवाओं को संरक्षण दिया गया जो समाज में दमित थी। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने अपने अनुयायियों को और प्रशंसकों की एक बैठक बुलाई जहां सत्य शोधक समाज का गठन करने का निर्णय किया गया। इस संस्था के पहले अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष खुद ज्योतिबा फूले बने। 16 नवंबर 1852 को मेजर कैंडी ने ज्योतिबा फूले को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। शराब की व्यापक खपत को गंभीरता से लेते हुए 18 जुलाई 1880 को ज्योतिबा फूले ने पुणे नगर पालिका की कार्य समिति के अध्यक्ष मिस्टर प्लैंकेट को एक पत्र लिखा। जब सरकार ने शराब की दुकानों के लिए अधिक लाइसेंस देना चाहा तो ज्योतिबा फूले ने इस कदम की निंदा की क्योंकि उनका मानना था
कि शराब की लत कई गरीब परिवारों को बर्बाद कर देगी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वो सामने आए। 30 नवंबर 1880 को पूना नगर पालिका के अध्यक्ष ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन की यात्रा के अवसर पर सदस्यों के 1000 रुपये खर्च करने के अपने प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। अधिकारी उनकी पुनः यात्रा को दौरान उन्हें एक संबोधन देना चाहते थे। लॉर्ड लिटन ने एक अधिनियम पारित किया था जिसके परिणाम स्वरूप प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा था। सत्यशोधक समाज के अंग दीनबंधु ने प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध का विरोध किया था। ज्योतिबा फुले को लॉर्ड लिटन जैसे अतिथि के सम्मान में करदाताओं का पैसा खर्च करने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि इस राशि पुणे में गरीब लोगों की शिक्षा पर बहुत अच्छी तरह से खर्च की जा सकती है। वह पुणे नगर पालिका के सभी 32 मनोनीत सदस्यों में से एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने आधिकारिक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। ब्रिटिश शाही परिवार को भी उन्होंने चुनौती दी। एक और घटना से गरीब किसान के लिए उनको लगाव और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के कष्टों के लिए ब्रिटिश शाही परिवार के एक सदस्य का ध्यान आकर्षित करने में उनके साहस को दिखाता है। 2 मार्च 1888 को ज्योतिबा फुले एक मित्र हरिरावजी चिपलूणकर ने ड्यूक और डचेस ऑफ कनौट के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। एक किसान की तरह कपड़े पहनकर ज्योतिबा फुले ने समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। उन्होंने उन अमीर आमंत्रितों पर टिप्पणी की जो हीरा जड़ित आभूषण पहनकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। आने वाले गणमान्य लोगों को चेतावनी दी कि जो लोग वहां एकत्रित हुए थे वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। अगर ड्यूक ऑफ कनौट वास्तव में इंग्लैंड की महारानी के भारतीय विषयों की स्थिति का पता लगाने में रुचि रखते थे तो ज्योतिबा फुले ने बताया कि उन्हें कुछ आसपास के गांवों के साथ साथ अछूतों के कब्जे वाले गांवों के इलाकों को का भी दौरा करना चाहिए। उन्होंने ड्यूक ऑफ कनौट से अनुरोध किया जो रानी विक्टोरिया के पोते थे कि उनका संदेश रानी तक पहुंचाया जाए और गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत दलील पेश की। ज्योतिबा फुले के भाषण ने उस समय काफी हलचल मचाई। उस समय ब्राह्मणों के खिलाफ इन किताबों को भी उन्होंने लिखी थी जिनका नाम है तृतीय रत्न 1855, ब्राह्मणाचे कसब 1869, छत्रपति शिवाजी रावे भोसले 1869, शेतक याचा आसूड 1881। यह है महात्मा ज्योतिबा फुले के अनसुने किस्से जिससे पता चलता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले बाबा साहब के तीसरे गुरु बनने की क्षमता रखते थे। समय के अभाव में मैं बाबा साहब को सिर्फ श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। अंत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विकास के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। आज भारत मनुवादी तत्वों के कब्जे में आया है। ये भारत का संविधान और उसके तहत दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों को नष्ट करके गरीबी और मजबूरी के जंजीरों में बांधकर बहुत समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज बहुजन समाज में SC, ST, OBC और लघुमती बिखरे हुए हैं और उनमें सबल और सफल नेतृत्व का शून्यावकाश पैदा हुआ है। आज आशा की किरण सिर्फ माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध में दिखाई दे रही है जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन करके
अपना सब कुछ लुटाकर निरंतर 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और भारत के लगभग 21-22 राज्यों के बहुजन समाज को एकत्रित करके सफल और सबल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो जल्दी में है बहुजन समाज के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास के लिए उन्होंने 25 मुद्दाओं का कार्यक्रम दिया है। मैं आगे बोल सकता हूँ, टाइम है? सर जी सर जी मैं जी इस 25 मुद्दों का विवरण देना चाहता हूँ। ठीक, मुझे माननीय धर्म प्रकाश भारतीय जी ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संघर्ष के लिए 25 मुद्दों का उन्होंने एक विवरण दिया है कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सिर्फ बौद्ध धर्म का ही नहीं पर सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक तीनों काम करना चाहती है। और एक जो आज शून्यावकाश पैदा हुआ है नेतृत्व का और जिस तरह से हमें कुछ करना चाहिए, तो माननीय धर्म प्रकाश भारती जी जो माननीय काशीराम साहब के सच्चे अनुयायी है, 40 वर्ष तक उन्होंने उनका साथ दिया है, उनमें ये क्षमता है कि ये वो कुछ सफल नेतृत्व दे सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी में भगवान या तथागत गौतम बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ। ये 25 मुद्दों में मैं पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि इतना काम हमें करना है और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को पहला काम है समान शिक्षा के लिए शिक्षा का राष्ट्रीय कर होना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन जरूरी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करना है। देश की हर एक नागरिक को समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक आरक्षण के विरुद्ध संघर्ष करना है। राजनीतिक आरक्षण से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी की चमचागिरी में लगे रहते हैं। मनुवादी मीडिया आज राष्ट्र को विखंडित करने के लिए लग गया है। मीडिया पाखंडवाद का प्रचार कर रहा है, उसको रोकना जरूरी है। 7वां मुद्दा, राजकीय आरक्षण से जो चमचे पैदा हुए हैं वह बहुजन समाज का नैतिक आंदोलन का सर्वनाश कर रहा है। इसलिए चमचों को बहुजन समाज के प्रति अपनी नैतिक जवाबदारी निभाए ऐसा माहौल खड़ा करना चाहिए। देश के उद्योग और शिक्षण संस्थाओं के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष आवश्यक है। निजीकरण द्वारा संवैधानिक आरक्षण खत्म करना मनुवादियों का एक षड्यंत्र है। जो संविधान जलाते हैं ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को नष्ट करना जरूरी है। देश में जो पूंजीवाद बढ़ रहा है यह देश के लिए खतरा है। पूंजीवादी लोग मीडिया को खरीदकर पाखंडवाद चलाते हैं, उस पर रोक जरूरी है। सामाजिक बुराइयां जैसे कि शराब सेवन, बलात्कार वगैरह पर अंकुश लाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। राष्ट्रीय मुद्रा में श्रमण संस्कृति अंकित होनी चाहिए। 1960 तक इस मुद्राओं पर अशोक सम्राट के बौद्ध चिन्ह अंकित थे, वह अब समाप्त कर दिया गया है। जातिवाद और उच्च नीच के चलन समाप्त हो उसके लिए संघर्ष करना है। बेरोजगारी के विरुद्ध संघर्ष, षड्यंत्र द्वारा युवाओं का रोजगार खत्म किया जा रहा है। उचित रोजगारी की दर भी घटाई जा रही है। ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, ब्राह्मणवाद का कौन सा षड्यंत्र है कि मीडिया चैनलों हिंदू कर्मकांड, अंधश्रद्धा, मंदिर मुद्दा वगैरह पाखंडवाद को फैलाया जा रहा है, उसके विरुद्ध हमें संघर्ष की जरूरत है। हर एक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो उसके लिए हमें संघर्ष करना है। मजदूर और किसानों की बेहाली, गरीबी, लाचारी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है।
स्वास्थ्य के लिए जो हर एक नागरिक का अपना अधिकार है, साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सम्मानीय पटेल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए पुनः। जी। धार्मिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें कदम उठाना है। अयोध्या नगरी उस समय में साकेत नाम से जानी जाती थी। आज उस नाम को मिटाकर राम की नगरी बना दी गई है और भव्य राम मंदिर का निर्माण चालू कर दिया है। जहां जहां बौद्ध विरासत मिली है उसका उत्खनन करके बौद्ध संस्कृति के बारे में प्रजा को जागरूक करना जरूरी है। बौद्ध धर्म अनुयायियों का संख्या बढ़ाने हेतु 2021 की जनगणना के समय आवश्यक संगठन खड़ा करना है। राज सत्ता आज जो निरंकुश हो रही है, विरोधियों को कोई ना कोई बहाने डरा धमका कर जेल में बंद कर डाले जा रहे हैं, उनके लिए भी संघर्ष करना जरूरी है। बौद्ध धर्म संस्कार जैसे लग्न संस्कार, कबमंगल संस्कार, परिनिर्वाण संस्कार को प्रचलित करने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को संगठित करने की आवश्यकता है। ओबीसी समाज जो बिखरा हुआ है और ब्राह्मणवादी संस्था उनके बिखराव का फायदा उठाकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं, इस बात को ओबीसी समाज में जागृति लाना है। मैं बहुजन समाज के साथियों को हृदय पूर्वक जोरदार अपील करता हूं कि माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध को तन मन धन से सहयोग करे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करे। भवतु सब मंगलम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत विराम देता हूं। जी सम्मानीय पटेल साहब, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स जो साहब ने, जहां तक मुझे याद है मेरे पास स्लाइड है उसकी पूरी मैं स्लाइड भी चलाना चाह रहा था। 4 अगस्त को साहब ने ये आरबीएल पे जब मीटिंग हुई थी उस समय पे ये साहब ने पॉइंट्स नोट कराए थे, 25 पॉइंट्स। और इससे पहले भी जी और इसके पहले के भी कुछ 5 पॉइंट्स जो थे, समान शिक्षा के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर समान शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए आंदोलन चलाने के लिए साहब ने उस समय बताए थे 5 बिंदु भी, जिसमें दूसरा था लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष के लिए आंदोलन, तीसरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए आंदोलन, और चौथा समान भागीदारी आंदोलन, देश के हर संपदा में बराबरी का हिस्सा। तो ये इसके लिए भी आंदोलन का उसमें मत दिया था। और 5वां राजनीतिक आरक्षण के विरुद्ध संघर्ष, पृथक निर्वाचन हेतु आंदोलन। तो ये कुछ आंदोलन जो थे साहब ने उस समय बताए थे, और बाकी का साहब ने 25 पॉइंट आपने बताए, बहुत बहुत साधुवाद। और फिर कभी हमारी जब बड़ी वेबिनार होगी तो उसमें फिर से हम स्लाइड के माध्यम से सभी को ये 25 पॉइंट्स नोट कराएंगे, क्योंकि यही हमारा जो धम्म का संगठन है, हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, इसके माध्यम से हम जन जन तक ये सब पहुंचाना चाहते हैं। सम्मान्य हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, सम्मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय धन प्रकाश भारती बौद्ध साहब,
बिल्कुल आपका जो कारवा है, हम बिल्कुल सभी गुजरात के प्रदेश की आज जो वेबिनार है इसमें जुड़े सभी सम्मानित साथी और हर प्रदेश से, प्रत्येक प्रदेश से जितने भी साथी इस जूम वेबिनार के माध्यम से जुड़ते हैं, सभी साथी बिल्कुल आपको तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। अब सम्मान्य जितने भी हमारे वक्तागण थे लगभग सभी हो गए हैं, और जो वक्ता साथी किसी कारण से नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या कोई तकनीकी समस्या की वजह से छूट गए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सर बिल्कुल आपको अगली बार जब भी हमारी वेबिनार होगी तो बिल्कुल आपको पूरा समय दिया जाएगा। ये हम आपसे बिल्कुल निवेदन करते हैं कि आज की वेबिनार का समय हो चुका है। तो जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नियम है कि हम जब भी वेबिनार को प्रारंभ करते हैं तो त्रिशरण पंचशील से करते हैं और अंत या समापन उसका करते हैं तो हम सभ्य सत्ता से करते हैं। तो सर सभ्य सत्ता कराएं सर, आज की वेबिनार का समापन करें सर। जी बिल्कुल करो। हेलो जी एक हमारा साथी जुड़ा है कुणाल पारकर। जी 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 कुणाल पारकर जी जुड़े हैं। हाँ हाँ उनको यदि वो बोल सकते हैं तो उनको बुलाइए, गुजरात के हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कुणाल पारकर जी साहब ने कहा है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके सिर्फ कम से कम समय में 2 से 5 मिनट में आप अपनी बात को फिनिश कर दीजिएगा सर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। आपके स्क्रीन पर सर ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए अनम्यूट पे। सम्माननीय कुणाल पारकर साहब। जी हो गया सर। हो गया। जी हो गया सर, अपनी बात रखें सर। मेरी बात रखता हूँ मैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सर। महामानव बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या से आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कार्यक्रम में आज 7:40 से जुड़ा था मैं, लेकिन अभी आपने जो बताया नाम में वक्ता में, तो मेरा नाम नहीं आ रहा था। मैं कोशिश कर रहा था, तो लास्ट में मैं मैसेज दिया मैंने। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य अच्छी तरह दिया। बौद्ध धर्म जो है, बाबा साहब ने जो सपना था कि बौद्ध धर्म जो है वो पूरे भारत में और विश्व में ज्यादा फैले। कई बार हमारे चर्चा होती है उसके बारे में। विदेशों में बौद्ध धर्म अच्छा फैला हुआ है। भारत में कई प्रांत है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है, वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है। लेकिन गुजरात में क्यों कम हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इसमें कई पहलू मेरे नजर में आए हैं। पहलू एक है कि यहाँ बौद्ध बनते उनकी जो संख्या है, उनका मेन रीजन है कि भाई यहाँ जो बौद्ध बनते हैं वो प्रशिक्षित होना चाहिए। खास यही बात जरूरी है, उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। यहाँ तो कोई एग्जाम जैसा होना चाहिए, तो प्रशिक्षक बाद नियुक्त किया जाए। आजकल लोग क्या बनने से भी डरते हैं, बनते बनेंगे हमारा गुजारा कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे, हमको रहने के लिए क्या तकलीफ पड़ेगी, हमको विहार मिलेगा क्या नहीं। तो ये कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहले के जमाने में राजाश्रय मिलते थे कि राजा सुखी संपन्न लोग
बहुत साधु बहुत बनते को राजश्रय देते, उनका सब ध्यान भी रखते थे, उनके विहार के लिए, धर्म देशना के लिए राशि उपलब्ध कराते थे। अभी के दिन क्या बहुत गुजरात के अंदर बौद्ध धर्म दीक्षा तो होती है, एक बार बौद्ध धर्म दीक्षा हो गई, बाद में बोले बौद्धिस्ट बन गए, लेकिन उनको बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध बनने के बाद क्या आचरण करना है, पंचशील क्या है, उसको कैसे आचरण करना है, तो मैंने आम आदमी से तो ज्यादातर बहुत बनते या बहुत साधु अच्छी तरह उसको सिखा सकते हैं और उनको पकड़ में ही रह सकते हैं। लेकिन ये गुजरात में मोस्टली ये हुआ है कि जब भी बौद्ध धर्म दीक्षा हुई है तो कुछ कारण से वजह हुई है। 81 के अंदर जब अनामत आंदोलन हुआ, अनामत विरोधी आंदोलन, वो टाइम में लोगों ने देखा कि भाई ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो हिंदू धर्म है उसको त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाए। तो दालिमड़ा के चंदन पार्क सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। उसके बाद कई नाने छोटे मोटे तो होते ही रहते थे, ये भी लास्ट में ये नरोडा रोड पे भी हुआ था, सुमित पार्क जो मैदान है सोसाइटी के मैदान में कई लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद कई लोग भूल जाते हैं कि हमने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, बाद में वो रूटीन जो हिंदूवादी प्रवृत्ति में लग जाते हैं, घर में भी वातावरण हिंदूवादी होता है, तो उसका मतलब नहीं। उनको बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बाद उसको पकड़ में रखना है और बौद्ध धर्म के बारे में उनको प्रशिक्षित करना है। उनको ये जो वातावरण पूरा जो बौद्धमय वातावरण बनाना है, तभी उसका प्रचार प्रसार होगा। खाली बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम रखेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो मेन जो रीजन है मेरे ध्यान में, तो ये प्रशिक्षित बौद्ध बनते गुजरात के अंदर ज्यादा बने और उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो इस कारण ये अपना गुजरात के अंदर का विकास और उसके बाद जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो मिल सके। क्योंकि गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि हम देखते हैं कि यहाँ सौराष्ट्र के अंदर, कच्छ के अंदर बौद्ध धर्म की बड़ी विशाल हमारी जो संस्कृति है वहाँ विरासत पड़ी हुई है, अभी खंडर के रूप में है। जूनागढ़ में आजू बाजू का जो एरिया, सोमनाथ का मंदिर भी बोलते हैं, एक स्तूपी है, शिवलिंग बोलते हैं, लेकिन वो आकार ही आप देखो तो मालूम पड़ेगा कि भी ये स्तूप का आकार। तो गुजरात के विश्वनगर है, देवनीमुरी जो स्तूप है, तो नालंदा तक्षशिला जो विद्यापीठ थी, जैसे वल्लभी विद्यापीठ भी भावनगर के नजदीक थी। तो ये बुद्धमय गुजरात पहले था, तो उसको फिर से अपना पुनरुत्थान करना पड़ेगा। उसको ये जवाबदारी हमारी है, हमको बहुत साधु या बहुत बंदे को प्रोत्साहित करके उनकी संख्या बढ़ानी है। वो बढ़ेगी तो मेरा मानना है बौद्ध धर्म का विकास होगा। क्योंकि लोग मिलते हैं बोले मैं बौद्ध, लेकिन आचरण में नहीं लगता, उसकी बात तो से नहीं लगता कि ये बौद्धिस्ट है, तो कट्टरता होती है उनकी बातों में। तो कट्टरता बौद्ध धर्म में अच्छी बात नहीं है, उसको प्रशिक्षण अच्छी तरह बौद्ध धर्म का मिलना चाहिए। तो मेरा एक मुद्दा यही है, बहुत बड़ी मैं बात करना नहीं चाहता, कि जो हमारे BM पटेल साहब जैसे जो वरिष्ठ बुद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, तो ये बात सोचे और सबको मतलब ये बारे में जागरूक करे, तो जो बुद्धमय गुजरात बनने जो सपना है तो पूर्ण हो सकता है। तो यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्माननीय
पटेल साहब आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश रखिए तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ चर्चा खुद चर्चा करेंगे, सब मिलकर मीटिंग करके रूबरू चर्चा करेंगे। बरोबर है, क्योंकि अभी तो सभी वक्ताओं ने लंबा भाषण दे दिया, मैं भी बोल नहीं सकता। मेरा मन में जो विचार है अभी अभी वो आपके ने ये किया, मतलब आपसे ऐसे पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये माध्यम से हुआ, बहुत बढ़िया बात है। अच्छी बात है। हमसे जुड़ो, हमारे प्रोग्राम में आरपीएम की जवाबदारी लो। ना सही बात है, चर्चा करेंगे। क्योंकि अब मैंने जो बात बताई उसके बारे में आपको सही बात है, गंभीर है इस बात के लिए। हम गंभीर है इस बात के लिए कि बौद्धमय भारत बनाना है। सच्चा देखो सर चर्चा बाद में भी हो जाएगी सर। बनते हैं। हाँ, लोग क्या बोलते हैं, ये चर्चा बाद में करेंगे हम। जी सर, आप पर्सनल चर्चा कर लीजिए, है ना। तो चूंकि आज का समय समाप्त हो गया है, 9:30 बज चुका है, तो मैं सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि आज की वेबिनार का हम समापन करते हैं। तो मैं यहाँ से सभी को आप सभी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और हम सामूहिक सभ्य सत्ता करके आज की वेबिनार का समापन करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जगेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमात्। सभ्ये सत्ता सुखी सभ्ये होन्तु जगेमिनो, सभ्ये भद्राणि सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु जगेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमात्। सबका मंगल हो, सबका मंगल। आज की गुजरात प्रदेश की स्तरीय वेबिनार का आज यहीं पर समापन किया जाता है। सबका मंगल। साथ